वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, जब मैंने ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दी थी ना, तो मुझे शुरू में यही कंफ्यूजन रहती थी, यार ये छोटी छोटी चीज़ें इनका करेंगे क्या, बनाएंगे क्या इससे? आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार मतलब ये क्या वेरिएबल्स बना रहे हैं या ये ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, इसका करेंगे क्या? तो जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन बनती है, अमूमन आप लोगों ने जो एप्लीकेशन यूज़ करी होगी वो वेबसाइट्स करी होगी। वेबसाइट हर किसी ने यूज़ करी होगी, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो वेबसाइट हर बंदे ने यूज़ करी है। या मोबाइल एप्लीकेशन भी आप उठा के देखें, हर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, हर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे चंक्स सीख रहे हैं। आगे चल के आप इन सारे चंक्स को मिला के एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट एप्लीकेशन बनाने की तरफ जाए तो समझ आएगा? समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक्स ही नहीं आती। तो अगेन जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो मुझे पता है बोरिंग भी होंगी, क्योंकि कुछ बना नहीं रहे, हम बस सीख रहे हैं। तो वही चीज़ है कि मैं क्लास में अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि बिरयानी जब आप बनाते हैं, बिरयानी तो पसंद नहीं होगी सबको, उसके अंदर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? इंग्रेडिएंट्स। अगर आपने इंग्रेडिएंट्स ही सही नहीं डाले तो क्या आप कोई अच्छी बिरयानी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? इंग्रेडिएंट्स सीख रहे हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जब इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे तो फिर हम एप्लीकेशन भी बना लेंगे। तो इसलिए ये थोड़ा इंग्रेडिएंट सीखने वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन अगर ये आ गया तो आगे की चीज़ें बहुत आसान है। बिरयानी बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपको इंग्रेडिएंट्स पता है। आप कोई सी भी डिश बना सकते हैं अगर आपको इंग्रेडिएंट्स पता है, इंग्रेडिएंट्स पे अच्छी कमांड है, तो वो चीज़ें हम सीख रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट क्लास में एक और चीज़ आप लोगों को बताई थी डिस्कॉर्ड के हवाले से। कितने लोग ज्वाइन हो गए? आप लोग नहीं हुए? क्यों? नाराजगी है? तो व्हाट्सएप पे ऐड है, डिस्कॉर्ड पे क्यों नहीं ऐड हो रहा है? और यहाँ पे कौन कितने लोग डिस्कॉर्ड में ऐड हो गए? आप लोग नहीं हुए? हो गए? चले, तो डिस्कॉर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिस्कॉर्ड ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने डिसाइड किया है जो कि आप लोगों को आपस में भी कनेक्ट करेगा, आपकी कम्युनिटी बनाएगा। अच्छा, ये लाइट बंद कर दो उमर, ये लाइट बंद करेगा और आप यहाँ भी आ गए, ठीक है? हाँ, अभी बता दो। तो हमने एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है PIIC कराची के नाम से। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि PIIC के ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में चल रहे हैं, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन सिटीज़ में ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये PIIC कराची का हमने जो है डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है। डिस्कॉर्ड से हमें ये फ़ायदा है कि इसके अंदर हम बहुत सारे फीचर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अमूमन कितने लोगों को डिस्कॉर्ड के बारे में पहले से पता था? ज़्यादातर इनमें से जो है गेमर्स होंगे, वहाँ से पता चला होगा। तो डिस्कॉर्ड बहुत काम की चीज़ है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज़ कर रही होती है। तो इसमें हमारे पास आप लोगों का बैच जो है वो है बैच 76। ये वाले ऊपर 71 वाले चैनल आपको शो नहीं हो रहे होंगे, आपको सिर्फ 76 वाले शो हो रहे हैं। 76 के अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, ज्वाइन करने का लिंक मैंने पहले भी शेयर कर दिया था, तो कोई अगर ऐड नहीं है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। अच्छा,
दोबारा कर दूँगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्कॉर्ड इंस्टॉल करना होगा, डिस्कॉर्ड का अकाउंट बनाना होगा, फिर ये आप ज्वाइन हो पाएंगे। अच्छा, डिस्कॉर्ड के अंदर बैच 76 जो आप लोग हैं उसके अंदर पहला है अनाउंसमेंट्स का चैनल। यहाँ पे टीचर्स या मॉडरेटर्स अनाउंसमेंट्स कर रहे होंगे कि भाई आज छुट्टी है, या आप लोगों का जो है क्विज है। तो जितनी भी अनाउंसमेंट होगी क्लास के हवाले से वो हम अनाउंसमेंट्स वाले चैनल पे कर रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ एडमिन रिसोर्सेज के अंदर अगर हमारे पास कोई लिंक्स होंगे, जैसे कोई बुक है उसका लिंक हमने शेयर करना है तो हम रिसोर्सेज में शेयर किया करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अगेन ट्रेनिंग टीम और जो है आपके पास मॉडरेटर्स ही इसमें शेयर कर सकते हैं। क्लास कंटेंट के अंदर आपकी क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो क्लास कंटेंट के अंदर शेयर करी जाएंगी हर क्लास के बाद। तो आज जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। लास्ट क्लास में जो सर नई चीज़ें पढ़ाएंगी कोड था वो आपका यहाँ पे कोलैब लिंक आप लोगों को दे दिया, आप खोलेंगे तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा कि क्लास में क्या पढ़ा। इन केस अगर किसी ने मिस कर दी क्लास तो आप सेल्फ लर्निंग कर लें, बहुत आसान है। टॉपिक्स के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, आपने क्या यूट्यूब पे सर्च करना है, टॉपिक का नाम लिखना है वेरिएबल्स इन पाइथन, आ जाएगा टॉपिक। डेटा टाइप्स इन पाइथन, ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं। तो अगेन मैंने पहली क्लास में भी बोला था कि भाई सेल्फ लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी का अगर मिस हो गया तो आपने कवर करना है, और ऐसा नहीं करेगा कि इसको छोड़ दिया, आज की क्लास भी नहीं समझ आ रही, इसको भी छोड़ दिया, फिर आप बोलेंगे चल कल देखते हैं, कल देखते हैं, कल देखते हैं। ऐसे ही आपकी 10-12 क्लासेस निकल जाएंगी और फिर एंड में आप आगे बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। तो उस वक्त तक नहीं जाना। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कल में छोड़ते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने बोला होगा आज मैं घर जाकर पढ़ूंगा, पूरा हफ्ता गुजार दिया होगा, नहीं देखा होगा, लैपटॉप खोल के भी नहीं देखा होगा कोड वगैरह। तो ऐसे भी लोग हैं, भाई ऐसा मत करेगा, वरना मैं बता रहा हूँ आप लोग फ्यूचर में खुद ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा। असाइनमेंट्स के अंदर हम असाइनमेंट शेयर किया करेंगे। असाइनमेंट शेयर करने का तरीका हम थोड़ा चेंज करेंगे, और उस तरीके में ये होगा कि हम लोग बेसिकली असाइनमेंट का एक टिकट बनाएंगे। टिकट क्या होता है, अभी मैं फॉरम में जाऊँगा तो वहाँ पे शो करूँगा आपको। तो टिकट बनाएंगे, असाइनमेंट की डिटेल्स होंगी उसमें, उस टिकट के कमेंट्स में आप जो अपना असाइनमेंट सब सबमिट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को मैं बता दूँगा अभी फॉरम में जब मैं जाऊँगा। तो ये सारे चैनल वो हैं जिसमें जो है ट्रेनिंग टीम या फैकल्टी या एडमिन टीम या इस तरह के मॉडरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर सबके लिए अवेलेबल कर दिया तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, फिर ये व्हाट्सएप की तरह हो जाएगा। ये जो B76 डिस्कशन का ग्रुप है, ये है आप लोगों की आपस में डिस्कशन करने के लिए कि भाई असाइनमेंट्स कर लिया, कैसे कर लिया, और जो है कम्युनिटी में आपस में कनेक्ट होने के लिए आपके पास ये डिस्कशन ग्रुप में यहाँ आपस में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और डिस्कॉर्ड का ये फ़ायदा भी है कि डिस्कॉर्ड जब भी कोई यूज़ करता है ना, अमूमन यहाँ पे सब प्रोफेशनल ही बातें कर रहे होते हैं। जी हेलो, अच्छा, तो प्रोफेशनल ही बात कर रहे होते हैं। तो मैंने भी खोल के देखा था, तो आप देखें यहाँ पे कोई फजूल की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट काम की बातें हो रही हैं। तो डिस्कॉर्ड का एक फ़ायदा भी, मैं व्हाट्सएप की चैट खोल दूँ ना, 2 दिन में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो मतलब ऐसे घर के मामला ले आएंगे, कोई पता नहीं, ऐसे चीज़ें हो चुकी हैं पहले। तो इसलिए हम व्हाट्सएप जो है ना पब्लिक नहीं करते, तो वहाँ काम की बात के अलावा सारी बातें हो रही होती हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग एक्टिव भी चल रहे हैं, जैसे एहसन हो गई, सैयद किस्वा हो गई, और कौन है, उमर हो गए, एहसान, ये सब हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्टिव भी चल रहे हैं। अच्छी बात है, और दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो इनको भी हम, जो लोग हेल्प कर रहे हैं, इनको भी हम स्टेज पे बुलाएंगे प्रोडक्शन के लिए। जैसे किस्वा मुझे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है दूसरों की हेल्प करने में, बहुत अच्छी चीज़ है। एहसान जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं या हेल्प मांग रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने भी इसको यूटिलाइज करना है। शोकेस के अंदर भाई कुछ अच्छा आपने बनाया है तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं।
N10 का कुछ आपने वर्कफ्लो बनाया, आप शोकेस करना चाह रहे हैं। शोकेस से फ़ायदा होता है कि आपकी इतनी बड़ी क्लास है, अगर यहाँ पे बस हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, यहाँ पे बिजनेस वाले भी मिलेंगे, यहाँ जॉब वाले भी मिलेंगे, यहाँ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपना स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं, टीम बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करेंगे, उससे फ़ायदा होगा कि उनकी टीम ऐसे बंदे ढूंढने में आसानी होगी। अमूमन ऐसे ही होता है, आपकी क्लास में अगर किसी को काम मिलता है तो वो चाहता है कि मैं किसी और से कर रहा हूँ ताकि उसका टाइम बचे। तो किससे कर पाएगा? उसको ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे ढूंढेगा? वो देखेगा आपकी क्लास में कौन कौन अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से करवाएगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं आप लोगों की आपस में। सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल जो है आपके पास फॉरम। फॉरम के अंदर आपके पास क्या होता है, अगर किसी का कोई इशू आता है, फॉर एग्जांपल पाइथन इंस्टॉलेशन में कोई मसला आ रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले ही इतने लोगों के मसले आ चुके हैं पिछले बैच में कि उन्होंने यहाँ पे टिकट्स बनाए हुए बहुत सारे, और उन टिकट्स पे किसी ना किसी ने जवाब भी दिया हुआ है, और उन जवाब में अच्छा कोशिश किया करें जो भी आप टिकट बनाए ना, उसका जो टाइटल है वो मीनिंगफुल रखें। आपको कोई एरर आ रहा है, इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा है, टाइटल इंपॉर्टेंट रखें। टाइटल से ये फ़ायदा होता है कि कल को कोई बंदा आके अगर उसका सेम मसला आता है, वो सर्च करेगा पाइथन इंस्टॉलेशन, तो ये सर्च करेगा तो देखेगा पाइथन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड टिकट बना हुआ है और इसमें पूरी गाइड दी गई है। तो मतलब कोई भी आपका मसला आता है, पहले आपने उस मसले को यहाँ पे सर्च करना है। आपके पास कोई एरर आ रहा है, उस एरर को सर्च करो, डिफरेंट तरीकों से सर्च करो, क्या पता किसी ने पहले किया हो। इन केस अगर नहीं आप नए आए हैं, आपका नया प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, नया टिकट बना सकते हैं। टिकट के अंदर आप अपना जो भी मसला आ रहा है उसको टाइटल में लिखें, उसका डिस्क्रिप्शन बताएं। अगर कोई कोड में मसला है तो भाई कोड भी आप सेंड करें, कोड की तस्वीर नहीं सेंड करेगा, कोड सेंड करेगा। कोड सेंड करने का क्या तरीका है और से देखें, बैकटिक्स, ये बैकटिक्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, बैकटिक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, कभी यूज भी नहीं किए होंगे। स्केप की जो की है ना लैपटॉप के लेफ्ट टॉप पर, लैपटॉप की कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप पर ये बैकटिक्स है, ये कोटेशन का साइन नहीं है, बैकटिक्स कहते हैं सर। 3 आपने ऊपर लगाने हैं, 3 आपने नीचे लगाने हैं, और जो भी आपका कोड है, जैसे आपने लास्ट क्लास में वेरिएबल्स पढ़े थे, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू हमजा, जो भी आपका कोड है इसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो कोड आपने इस तरह से शेयर करना है। इस तरह से शेयर करने से ये फायदा होगा कि कोई भी कोड आपका कॉपी कर सकता है और ये अच्छे तरीके से आपको शो भी होगा। जैसे अगर मैं इस टिकट को बना के पोस्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं मेरा टिकट पोस्ट हो जाएगा, और जब ये पोस्ट होगा तो आप देखें मेरा कोड कितने अच्छे तरीके से शो होगा, ठीक है। तो 3 दफा आपने बैकटिक्स लगाने ऊपर, 3 दफा आपने बैकटिक्स लगाने नीचे, उन बैकटिक्स के बीच में आपने कोड पेस्ट करना, तो आपका कोड कुछ इस तरह से डिस्कॉर्ड शो करेगा, जो कि एक अच्छा फॉर्मेट है, और फायदा भी होगा कि भाई आपके पास दूसरे लोगों को कोड चलाने में, पढ़ने में आसानी होगी। डिलीट करो। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ लैंग्वेज का नाम भी लिख दूँ ना, तो आपके पास ये कोड और अच्छे से शो होगा। जैसे मैं लिखूँ पाइथन, देखते हैं, ये मैं सिखा भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपने, क्योंकि आप नॉर्मली पाइथन ही लिख रहे होते हैं, तो आप जब टिकट बनाए तो हमने कहा 3 बैकटिक्स लगाए, ये जो शुरू वाले 3 बैकटिक्स हैं इसके बाद अपनी लैंग्वेज का नाम लिख दें, तो ये और अच्छे फॉर्मेट में शो करेगा। जो भी आपका कोड है वो आप इसके बीच में लिखें, और आप इनमें 3 बैकटिक्स करा दें, तो ये आपका कोड अच्छे फॉर्मेट में शो करेगा, दूसरे लोगों को भी आसानी होगी। और जिन लोगों को आता है, जो समझता है भाई हम तो चीज़ें, वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जो लोग हेल्प करेंगे उनको भी हम जो है यहाँ पे अप्रिशिएट भी करेंगे, बुलाएंगे भी, और पढ़ाने का भी मौका देंगे कि भाई आके कोई टॉपिक कवर कराएं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो ये वाली चीज़ें
इससे पहले आप लोग कमेंट स्टार्ट कर दें, मैं कर देता हूँ इसे डिलीट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिस्कॉर्ड का एक चैनल है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे और हर बैच में हम इसको लेके चलेंगे ताकि जो है हमारी अच्छे से लर्निंग के साथ साथ कनेक्शंस भी बने। ठीक है, किसी का कोई सवाल डिस्कॉर्ड के हवाले से? ऊपर जी, डिस्कॉर्ड पे असाइनमेंट्स कैसे अपलोड करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए हम असाइनमेंट्स के चैनल को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे और इसके अंदर हम फॉरम जैसा बना देंगे इसे। फॉरम के अंदर क्या होगा कि हम असाइनमेंट पोस्ट करेंगे ऐसे और आप लोग उस पोस्ट के कमेंट्स में अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। हमारे लिए असाइनमेंट चेक करना ऐसा आसान होगा कि हमें क्योंकि कोडिंग आती है, हम एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं जिससे क्या होगा, एक कोड चलाएंगे हम, वो कोड क्या करेगा, हमारी असाइनमेंट वाली पोस्ट में से सारे असाइनमेंट उठाएगा और जो है उनको किसी एक्सेल शीट के अंदर डाल देगा या गूगल शीट के अंदर डाल देगा। तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। असाइनमेंट सबमिट करने का इन फ्यूचर ये तरीका होगा कि हम असाइनमेंट पोस्ट करेंगे। मैं असाइनमेंट के चैनल को अपडेट करूँगा, तो असाइनमेंट के चैनल को अपडेट करने के बाद ये भी फॉरम की तरह हो जाएगा। मैं असाइनमेंट पोस्ट करूँगा, मेरे अलावा कोई और पोस्ट नहीं कर सकता, मेरे अलावा फैकल्टी के अलावा कोई और पोस्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं पोस्ट करूँगा आप लोग उसके कमेंट्स में असाइनमेंट सबमिट करेंगे। तो ये तरीक़ेकार होगा असाइनमेंट सबमिट करने का। और सबमिशन के लिए आपने कुछ नहीं करना, गूगल कोलैब का लिंक शेयर कर देना, हम AI से भी उस असाइनमेंट को चेक करा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हो गई। और किसी का कोई सवाल? जी क्या वो पढ़ाई ले रहे हैं? सवाल है, खड़े होकर पूछ लें। लाइट बंद करा दें, नहीं सही है, एक तो लाइट खुली रहने दें। जूम कर देता हूँ, मैं लाइट बंद भी करा दूँ, वो लाइट यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं पड़ रही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस क्लास के अंदर अभी एक लाइट जल रही है, वैसे 2-3 लाइटें जल रही होती हैं, वो वाली लाइट स्क्रीन पे नहीं पड़ती। ये जो लाइट बंद करने के बाद भी ऐसी स्क्रीन शो होगी, तो लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जूम कर दूँगा, जो भी हम चीज़ पढ़ रहे थे उसको मैं जूम कर दूँगा, तो ये वाली चीज़ कर लेंगे। अच्छा जी, ओके, तो एक काम करते हैं, अब आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसकी तरफ जाते हैं और मैं अपना हथियार भी निकाल लेता हूँ। कितने लोगों को मेरे हथियार के बारे में पता है? क्या हथियार है? लेजर लाइट। ये क्यों लाया हूँ मैं? पॉइंट करके बुलाने के लिए या सवाल करने के लिए, दोनों हो सकता है कि भाई आ जाओ, आप अच्छे लग रहे हो, आज तैयार होकर आए। तो ये बुलाने के लिए, और वरना ऐसे इशारे करता रहूँगा जिसको बुला रहा हूँ, उसके अलावा सब हैंड रेस कर देंगे, वो बंदा नहीं करता। तो ठीक है, लास्ट क्लास में आपने जो है पढ़ा था। अच्छा, हम साथ में जो है ना कोलैब भी खोल लेते हैं ताकि जो है हमारे पास साथ साथ हम कोडिंग भी करते रहें और जो है चीज़ें भी समझते रहें और सवाल भी मैं पूछूं आपकी लास्ट क्लास से रिलेटेड। तो गूगल कोलैब आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बगैर किसी इंस्टॉलेशन के आपको पाइथन चलाने में हेल्प करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके ब्राउजर में भी चल जाएगा, या आपके मोबाइल में भी चल जाएगा। तो कोलैब एक गूगल कोलैब एक प्लेटफॉर्म है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यू नोटबुक इनकी वेबसाइट पे। तो हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम कोडिंग आज की क्लास में करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट बन गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है? अनटाइटल, कोई नाम नहीं रखा है, नाम रख देते हैं हम क्लास 03 और B76।
एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन के बारे में आपको पता है। पिक्चर्स की क्या एक्सटेंशन होती है? PNG, JPG, GIF, SVG, तो बहुत सारी आपके पास पाइथन की फाइल की तो एक्सटेंशन होती है py, एक IPYNB। ये पाइथन की फाइल की तो एक एक्सटेंशन होती है py। IPYNB कितने लोगों को पता है? ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे समझ लें कि IPYNB ऐसी फाइल है जो कि आपका पाइथन लिखने में हेल्प करती है, लेकिन ये आपको एक अच्छा इंटरफेस दे देती है ताकि आप अलग अलग कोड को चला सकें। मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल py की फाइल होती तो उसमें हम क्या कर सकते थे? सिंपल एक फाइल में कोड लिख सकते थे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं मल्टीपल सेल्स में, इसको हम कहते हैं सेल्स में कोड लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि हेलो वाला कोड चल जाए, इसको अलग चलाऊँ। अगर मैं चाहूँ वर्ड वाला कोड चल जाए, तो इसको मैं अलग चला सकता हूँ। तो IPYNB, इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। तो इससे ये फायदा है कि आप पाइथन ही लिख रहे होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं कि आप डिफरेंट कोड को चला सकें। आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। तो अगर पाइथन ही लिख रहे हैं, लेकिन हमें एक अच्छी नोटबुक मिल गई है, ठीक है। कहीं का अगर आप नाम सुने जुपिटर नोटबुक, क्या नाम सुने? जुपिटर नोटबुक, तो वो भी यही चीज़ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई? जुपिटर नोटबुक यही चीज़ है। तो यहाँ पे बस हमें ये फायदा हो रहा है कि हमें एक अच्छा इंटरफेस मिल रहा है कोड चलाने के लिए, पाइथन ही लिख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम पहले वाले सेल में कुछ कोड चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक कोड चलाता हूँ। और लास्ट क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी थी, फूड। ये क्या बना रहा हूँ? वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हो गए हमारे पास? दो। अब सवाल ये आता है, अच्छा पहले अगर मैं पूछ लूँ ना पिछली क्लास से रिलेटेड सवाल। जी, आप अपने गिरबान में जाके हैंड रेज करें, ठीक है। वेरिएबल्स में ये जो हमने डबल कोटेशन के अंदर चीज लिखी है, इसको क्या कहते हैं पाइथन के अंदर? हाँ, स्ट्रिंग, ठीक है। जितने भी टेक्स्ट होता है उसको हम स्ट्रिंग लिखते हैं। इसको क्या डबल कोटेशन में लिखना जरूरी है या कोई और तरीका भी हो सकता है? दूसरा तरीका क्या है? सिंगल कोटेशन में लिख लो, ठीक है। तो एक ही बात है। अच्छा जी, दूसरा सवाल, ये जो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं ये स्टोर कहाँ हो रहे हैं? डेटा टाइप तो बेसिकली जो उन्होंने बताया स्ट्रिंग, वो डेटा की टाइप है। मतलब ये क्या है? ये डेटा है। वो आजकल वीडियो भी वायरल चल रही है, दाता। इंटरनेट को कौन चला रहा है? दाता। अंग्रेजों से पूछो तो क्या बोलेंगे? वो डेटा। हाँ, कंप्यूटर कौन चला रहा है? राम। अंग्रेजों से पूछो, अंग्रेज क्या बोलेंगे? रैम। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो है आपके पास ये जो वेरिएबल है ये आपके कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर होंगे? हमें पता है वेरिएबल क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। जैसे आपके फ्रिज आप खोलें, आपके फ्रिज में बॉक्सेस रखे होंगे, आप चॉकलेट का बॉक्स रखा होगा, और कौन से बॉक्स होते हैं? आइसक्रीम का बॉक्स रखा होता है। मोबाइल आप लोग ज़्यादा खुश खुशी, अरे आइसक्रीम का बॉक्स खोलते हैं, अंदर से क्या मिलता है? मटर के दाने। तो वो बॉक्स क्या है?
वेरिएबल, उसके अंदर जो चीज स्टोर है वो क्या है, वैल्यू या डेटा, ठीक है। अच्छा, तो बॉक्स वाले केस में तो हमें पता है भाई बॉक्स में स्टोर हो रहा है। इस वाले केस में वेरिएबल कहाँ स्टोर होंगे, मतलब आपके कंप्यूटर में कहाँ रखे होंगे, मेमोरी में। मेमोरी क्या है, आपका जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, कभी खोल के देखा है, रैम होती है, रैम होती है, हार्ड ड्राइव होती है, उसके अलावा प्रोसेसर होता है। तो मतलब कभी खोल के देखे ना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसमें से एक चीज होती है रैम। रैम कुछ इस तरह की नजर आती है, सच में राम ना आ जाए, ओके। रैम कुछ इस तरह की होती है, या आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप पे लगी हुई होती है। इसके अंदर इसका काम क्या है, डेटा स्टोर करना, ठीक है, डेटा स्टोर करना। अच्छा, एक और चीज होती है हार्ड ड्राइव। अच्छा, इसका क्या काम है, ये हार्ड ड्राइव कुछ इस तरह की होती है, आपके कंप्यूटर में होती है। इसका क्या काम है, इसका काम भी डेटा स्टोर करना है। तो रैम का काम भी क्या है, डेटा स्टोर करना, हार्ड ड्राइव का काम भी क्या है, डेटा स्टोर करना। तो फर्क क्या है, एक ही चीज लगा देते हैं। रैम टेम्पररी डेटा स्टोर करता है, मतलब ये अभी मैंने ब्राउजर खोला हुआ है आप लोगों के सामने, जब मैं अपना लैपटॉप बंद करके दोबारा खोलूंगा तो क्या ब्राउजर खुला रहेगा, नहीं, बंद हो जाएगा। क्योंकि ब्राउजर जो खुला हुआ था ये डेटा रैम में स्टोर था। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, रैम खाली हो गई, दोबारा खोलूंगा, दोबारा कुछ काम करूंगा तो वो रैम के अंदर स्टोर होगा। अच्छा, अब आपने देखा होगा आप अपने कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स या अपने मोबाइल में कोई पिक्चर्स आप खींच के डालते हैं, वो आप मोबाइल बंद करके वापस खोलते हैं, पिक्चर डिलीट हो जाती है नहीं। तो वो पिक्चर्स कहाँ पे स्टोर होती है, हार्ड ड्राइव में। तो परमानेंट डेटा जो होता है वो हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। टेम्पररी डेटा जो होता है, जैसे आप कोई ऐप खोलते हैं अपने मोबाइल में, खुल तो जाती है आपके सामने, आप मोबाइल को बंद कर दें, शट डाउन कर दें, दोबारा खोलें तो क्या वो ऐप खुली रहेगी, नहीं, रैम क्लियर हो जाती है। तो कुछ डेटा आपके पास रैम में स्टोर होता है। ये जो डेटा है ये कहाँ स्टोर होगा, ये जो डेटा है क्रिकेट और बिरयानी, ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, रैम में या हार्ड ड्राइव में, रैम में। ये डेटा रैम में स्टोर होगा, हार्ड ड्राइव में स्टोर होता। तो सर अनिल ने लास्ट क्लास में जो वेरिएबल्स बनाए थे वो मैं अगर अपने पास खोलता हूँ, वेरिएबल मैंने बनाए होते मेरे पास, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है आपके वेरिएबल्स रैम में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर बंद करके बोल दूंगा वेरिएबल्स खत्म, दोबारा बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस कोड को चलाना होगा। जब मैंने कोड चलाया तो वेरिएबल्स बन गए। अब सवाल ये है कि रैम तो फिजिकली तो इस तरह की नजर आती है, लेकिन इसमें डेटा स्टोर होता कैसा है, ये जो डब्बे बने इसमें स्टोर होता है, अंदर बहुत सारी चिप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर स्टोर होता है। अगर मैं इसको आपको विजुअली डिफाइन करना चाहूँ तो मेमोरी कुछ इस तरह से होती है, डब्बे 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 डब्बे, ठीक है, बहुत सारे डब्बे होंगे। हर डब्बे का क्या होगा, एक एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है ना, घर का एड्रेस ना हो तो घर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हर डब्बे का एक एड्रेस होता है। अच्छा जी, जब हमने वेरिएबल बनाया, वही वेरिएबल फेवरेट गेम वाला, हमने जब वेरिएबल बनाया तो हमने ये जो क्रिकेट वाली वैल्यू है ये कहाँ स्टोर कर दी, क्रिकेट वाली जो वैल्यू है वो आपके पास किसी एक डब्बे में, मेमोरी में बहुत सारे डब्बे हैं, किसी एक डब्बे में सेव हो गए। इसी तरह से दूसरा डेटा हमने क्या स्टोर करा है, बिरयानी। ये बिरयानी भी आपके पास बहुत सारे डब्बों में से किसी एक डब्बे में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आपका सारा डेटा जो है मेमोरी में, वेरिएबल्स का डेटा सारा मेमोरी में स्टोर हो रहा है।
मैं लैपटॉप बंद करूँगा, दोबारा खोलूँगा, मेमोरी साफ, ये डब्बे सारे खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेमोरी में स्टोर होता है। अब सवाल ये आता है कि डेटा तो हमें समझ आ गया मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ये वेरिएबल के नाम जो है इसका क्या फायदा है? जो नाम है इसका क्या फायदा है? डेटा को कॉल करने के लिए नेम यूज हो। बिल्कुल, अगर मुझे बिरयानी कौन से डब्बे में 100, अच्छा ये जो एड्रेस है ना इतना छोटा नहीं होता, इतना बड़ा सा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने छोटा सा एड्रेस लिखा है, तो हर डब्बे का एड्रेस होता है। अब मुझे बिरयानी वाले डब्बे में से बिरयानी निकाल के प्रिंट करानी है, क्या मैं डब्बे का नंबर ढूंढता फिरूंगा? डब्बे के नंबर ही नहीं याद होंगे मुझे पहली बात तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि मेरा डब्बा ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाए, मैं उसका एक अच्छा सा नाम रख दूं? तो यही कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल का नाम। अगर नाम नहीं होता तो फिर आपको डब्बे के एड्रेस याद रखने पड़ते, ये जो एड्रेस है 1002, तो ना एड्रेस को हम याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल का एक नाम रख देते हैं। जब भी हम इस नाम को कॉल करेंगे, आपका पाइथन का प्रोग्राम क्या करेगा, कौन से वाले डब्बे को कॉल करेगा? 100, छोड़ दे भाई, 1002, क्योंकि आपका ये डब्बा जो है इसका हमने एक तरह से निकनेम रख दिया है फेवरेट फूड। इसी तरह से दूसरे डब्बे का निकनेम रखा है हमने, क्या रखा है? ओ सॉरी, तो फेवरेट गेम, फेवरेट गेम, तो हर डब्बे का हमने निकनेम रख दिया। इस नाम रखने से फायदा होगा कि कल को अगर हमने कोई वेरिएबल यूज करना है, हमने कोई प्रिंट कराना है, तो हम वेरिएबल का नाम यूज करेंगे और जब इसको चलाएंगे तो बैकग्राउंड में क्या करेगा, इस नाम वाला डब्बा ढूंढेगा, उसमें जो डेटा है उसको लाएगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास वेरिएबल मेमोरी का कॉन्सेप्ट था, जो कि वेरिएबल्स का ही है, और मेमोरी बहुत यूज होती है। किसी का सवाल? जी, जब मैं सेव करूंगा तो हार्ड ड्राइव या एसएसडी में सेव होती है, वेरिएबल नहीं सेव होंगे, आपका कोड सेव होगा। अगर मुझे वेरिएबल सेव करने हैं तो मुझे वो जो कोड सेव हुआ है ना उसको फिर चलाना पड़ेगा, फिर वेरिएबल बनेगा। ठीक है, तो जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं ना, कोई भी वेबसाइट के अंदर, जो मैंने बताया वेरिएबल्स होते हैं, जब वो वेबसाइट खुलती है तो उस वक्त वेरिएबल बनते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। जी, अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि ये जो डेटा है, ये हम अभी किस पे काम कर रहे हैं? गूगल कोलैब में। ये जो आपके पास डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा? मेरे कंप्यूटर में स्टोर होगा या गूगल कोलैब में स्टोर हो रहा है? गूगल कोलैब में। बेशक मैं ये ब्राउज़र अपने कंप्यूटर में चला रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे नोट किया होगा, यहाँ पे क्या बता रहा है कि गूगल कोलैब ने आपके ब्राउज़र में अपना एक कंप्यूटर चला दिया, जो कि बहुत पावरफुल है। तो इसमें आप हैवी काम भी करा सकते हो। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रैम है आपके पास, रैम कितनी है? 12 GB की शो हो रही है, रैम 12 GB, बहुत शायद 13 GB 14 GB होगी, ऐसी ही होगी, 12 GB से ज़्यादा ही। बहुत सारे लैपटॉप में 12 GB नहीं होगी। आप लोगों के पास जो है उसमें बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लैपटॉप होंगे जिसमें इतनी मेमोरी नहीं है। कोलैब फ्री में दे रहे हैं, तो ये कोलैब आपके ब्राउज़र में अपना कंप्यूटर चला रहा है। जो हमारा डेटा है, जो हमारी मेमोरी है, जो वेरिएबल्स स्टोर हो रहे हैं, वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? किसके कंप्यूटर में? गूगल के कंप्यूटर में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, सही है, जबरदस्त। सवाल और किसी का? जी, नहीं करती। बिल्कुल,
लाइट चले जाए तो वो थोड़ी देर इंतजार करेगा कि कोई यूजर आए नहीं है। रीस्टोर में आपका कोड रीस्टोर होगा। आपका जो कंप्यूटर है अगर ये बंद हो जाए ना एक दफा, ये गूगल कोलैब का जो कंप्यूटर है वो अगर बंद हो जाए तो आपकी मेमोरी चली जाएगी। हाँ, ये चीज़ है कि भाई आपके पास ये बंद होने से पहले थोड़ी देर पॉज हो सकता है कि भाई पॉज हो जाता है, शायद यूजर वापस आ जाए इसको खोलने के लिए। तो पॉज इसलिए करेंगे शायद वो रिसोर्सेज अपनी सेव करेंगे। अच्छा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये रैम और रोम या हार्ड डिस्क इसमें डेटा सेव होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि रैम में डेटा सेव होता है तो जब हम फाइल को बोलते हैं कोड उसमें मौजूद होता है। अच्छा, एक चीज़ है, आप सबके पास मास्टर सिस्टम है, ठीक है, उसमें एक चीज़ है रैम और एक चीज़ है हार्ड ड्राइव आपकी। अब आपने देखा होगा कि भाई आप कभी भी किसी के पास जाते हैं, भैया यार आपको सिस्टम चलाना है अच्छे तरीके से, इसकी रैम बढ़ा दो, जबकि दोनों क्या है, स्टोरेज सेव करने के लिए। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि देखें अभी जो आपको जो कोड नज़र आ रहा है ना, ये हमने वेरिएबल बनाने का कोड लिखा है, ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल बनाने का, सब बोलो क्या ये वेरिएबल बनाने का ये कोड है। जब हम कोड लिख रहे हैं तो ये जो हमारा कोड है ये हमारे पास हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है, लेकिन जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है बेसिकली वो हमारा वेरिएबल होता है और वो जो चलता है हमारे रैम के अंदर चलता है। तो अभी हमने जो बात की थी, आपको याद है जब हम लोग टर्मिनल पे काम कर रहे थे तब हमारा कोड फौरन गायब हो जाता था, लेकिन हम VS कोड पे काम कर रहे हैं, हम गूगल कॉलेज पे काम कर रहे हैं, यहाँ हम जो कोड लिखते हैं ये सेव होता है क्योंकि वो कोड होता है। लेकिन जब उसे रन करते हैं हम लोग, तो जो रन करने के हम कमांड से रन करते हैं वो सारा काम हमारे रैम से हो रहा होता है और उसी को कहा जाता है कि एक टेम्पररी मेमोरी होती है और उसी के अंदर वो सब चीज़ें सेव होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा VS कोड की फाइल बनाए या यहाँ पर कोई फाइल बनाए, आपने एक बार इसको रन कर दिया, आपने सेव करके चले गए, रिजल्ट आ गया। आप जब दोबारा ओपन करते हैं तो आपके सामने कोड होता है, उसका रिजल्ट नहीं होता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है रैम का, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है किसी को भी? ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। अब इसमें एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी के अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं, हर डब्बे का क्या ये एड्रेस हट जाएगा कि भाई मैंने नाम ऐड कर दिया, क्या एड्रेस हट जाएगा? नहीं, ये जो नाम है ये रिप्रेजेंटिंग इसको कर रहा है आपके एड्रेस को। एड्रेस बहुत बड़ा होता है। अच्छा, मुझे किसी डब्बे का एड्रेस निकालना है, कैसे निकालना? मुझे फेवरेट गेम वाला जो वेरिएबल रैम में स्टोर हुआ है, मेमोरी में स्टोर हुआ है, उसका एड्रेस निकालना है। तो बहुत आसान है, एक आपके पास बना बनाया कोड है या हम कह सकते हैं फंक्शन है जिसका नाम है ID। ID के अंदर आप क्या चीज प्रिंट करेंगे? वेरिएबल का नाम, ठीक है। इसको अगर मैं चलाऊं तो ये क्या चीज प्रिंट हो गई? देखिए, कोलैब को मैंने प्रिंट भी नहीं कराया, लेकिन उसने खुद देखा भाई इसने ID निकाली है तो उसको मैं नीचे शो कर देता हूँ। तो कोलैब में एक ये भी चीज़ है कि खुद ही शो कर देता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं करता, हमें प्रिंट कराना पड़ता है। कोड को आसान करने के लिए मैंने प्रिंट लिखा नहीं है, बट एड्रेस निकालना है तो ID का एक फंक्शन है, एक कोड है जो आपकी हेल्प करेगा
एड्रेस निकालने में। जी सर इस एड्रेस का कोई पर्पस है रेगुलर कोडिंग में? नहीं, मतलब नॉर्मली आपको एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये फंक्शन आपको दिया हुआ है कि आप आईडी का फंक्शन यूज़ करते हो उसका एड्रेस निकालना। हमें तो बस नाम से मतलब है ना, नाम हम यूज़ करेंगे, एड्रेस का हम क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मेमोरी में स्टोर है इस वाले एड्रेस में, तो ये एड्रेस तो याद ही नहीं हो सकता, इसलिए हमने नाम रखा। क्लियर है जी? हर दफा अलग नंबर आएगा, चला के देख लेते हैं। नहीं, हाँ फिर अलग नंबर आएगा। अगर मैं शट डाउन कर दूं और फिर चला तो अलग नंबर आएगा या सेम नंबर आएगा? अलग नंबर आएगा, ठीक है। अब हो सकता है रैम के अंदर ये वाला जो डब्बा है वो अवेलेबल ही ना हो, इसके अंदर कुछ और चीज़ स्टोर हुई है, सिर्फ आपके वेरिएबल्स थोड़ी स्टोर हो रहे हो, और भी कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें जो स्टोर हो रही होगी, तो वो स्टोर होगा, वो ये डब्बा अवेलेबल ना हो, तो ये एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस केस में जब जो है कंप्यूटर बंद करेंगे, रैम रीसेट हो जाएगी, फिर लैपटॉप कंप्यूटर चलाएंगे, एड्रेस चेंज हो सकता है। तो याद है, क्लियर है, ठीक है। सर आपका कोई सवाल? क्लियर है की बात है? मैं कर दूँ ना सवाल? चलो ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े थे, अर्थमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह आपने पढ़ा था, वो तो मैथ्स का भी है तो उसमें तो कोई चीज़ नहीं है। कंपैरिजन ऑपरेटर आज आपका फिर से एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, अभी सर अगेन टॉपिक कवर करेंगे, तो उसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स फिर से आएंगे। दूसरी जो चीज़ आएगी वो आएगी लॉजिकल ऑपरेटर्स। मुझे पता है आपने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने एक पीस पढ़ा था, आज हम उस पीस को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर अभी हम देखेंगे। उससे पहले मुझे आप लोगों से ये सवाल है कि ये हमने डेटा टाइप्स पढ़ी है, डेटा टाइप्स के अंदर एक स्ट्रिंग की डेटा टाइप थी। अगर मैं नंबर डाल दूं, जैसे यहाँ पे एज इक्वल्स टू 22, ये 22 कौन सी डेटा टाइप है? क्या बात, नंबर, ये डेटा टाइप कौन सी है? इंटीजर। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 22.4, और क्या बात, नाश्ता करके आया, पूरी उंगलियां खा के आया, ठीक है, तो ये फ्लोट हो जाएगी। अच्छा, बूलियन जी, आप अपने गिरबान में जाए, अरे अपने गिरबान में जाके ना, दूसरों की भी जाए, हैंड रेस करें, देखो गिरबान में ही नहीं जाएगा। हाँ आप, ठीक है। बूलियन के अंदर कौन कौन सी चीज आ सकती है? इतनी सारी रिजल्ट लाइन है मेरे पास, सबके पास पहुंच सकती है, कौन कौन सी आ सकती है आप बताएं? ट्रू और फॉल्स। ये यूज कहाँ हो सकता है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में ट्रू फॉल्स कहाँ यूज हो सकता है? हमें पता है इंटीजर कहाँ यूज हो सकता है, हमें किसी की एज बतानी है तो उसमें हम इंटीजर यूज करेंगे। अगर किसी का नाम बताना है तो उसके अंदर स्ट्रिंग यूज होगी। रियल लाइफ में बूलियन कहाँ यूज होगा? कंडीशन में, एग्जाम्पल इफ एल्स में प्रोग्रामिंग में आ गया ना, चल बैठे। रियल लाइफ में आपके पास ट्रू फॉल्स की एग्जांपल हो सकती है, जैसे स्विच है, स्विच होता है ना, ऑन ऑफ करते हैं, उसमें आप चाहे डायग्राम भी बनी होगी नीचे, अब इतनी सारी डायग्राम्स है तो उसमें से मुझे ढूंढनी पड़ती है, पीछे हो गई। अब दोबारा बनाऊंगा फिर मैं, तो उसके लिए मुझे पिक्चर्स चाहिए होंगी, नहीं है, सर्च करते हैं यस,
चले खैर, स्विच है जैसे आपके पास, स्विच को आप क्या करते हैं, ऑन या ऑफ, उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं? आप लोग बीच में भी अटका सकते हो, उसे बीच में अटका के देखते हैं क्या होता है। लेकिन स्विच में क्या होता है, ऑन या ऑफ ही होता है, उसके अलावा कुछ होता है? तो अगर वही ऑन ऑफ वाली चीज मुझे प्रोग्रामिंग में लिखनी है तो मैं ऑन ऑफ लिखूं या कुछ और? ट्रू फॉल्स लिखूं। कोई भी चीज जिसमें दो ही आंसर हो, जैसे स्विच में क्या है, ऑन ऑफ, तो उस वाले केस में मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के बहुत एक्सटेंसिव केसेस है। यहां पे एक, अगर मैं आपको वेबसाइट के अंदर एक एग्जांपल दिखाऊं, ये तो आपने वेबसाइट के अंदर ऐसी चीजें देखी होंगी, जा भाई, ओके, वेबसाइट के अंदर आपने ऐसी चीजें देखी होंगी कि भाई आपको मार्केटिंग ईमेल्स चाहिए, तो आपके पास एक इस तरह का स्विच होता है। स्विच में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स के अलावा, मतलब ट्रू फॉल्स अगर ना हो तो उसके अलावा आप क्या करते हैं, यस या नो। तो यस होगा या नो होगा, या आपको मार्केटिंग ईमेल्स चाहिए होंगी, यस या नहीं चाहिए होंगी। तो मुझे पता है यस की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू यूज करूंगा। नो की जगह पे क्या यूज करूंगा, ट्रू या फॉल्स। ऑन ऑफ वाली एग्जांपल में ऑन की जगह पे क्या यूज करूंगा, ऑफ की जगह पे फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स अब हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो हमारा अगला टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि ये ट्रू फॉल्स से हम कैसा काम करवा सकते हैं। जी सर। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं जो है आप लोगों में ज़रा चक्कर मारता हूँ, देखता हूँ कोई मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ लाया है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो टॉपिक से रिलेटेड, तो हैंड रेस करके बुला लेगा। अगर आउट ऑफ टॉपिक हो, किसी को पूछना हो किसी और चीज़ के हवाले से, ऑफ टॉपिक सवाल, तो वो ब्रेक में या क्लास के एंड में पूछे, ठीक है? अच्छा जी,
वेरिएबल हमने देख लिए दोबारा, और सबको नजर आ रहा है। हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स पढ़े थे और उसमें हमने काफ़ी टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े थे, लॉजिकल भी पढ़े थे। बात क्या आई थी, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हों या दूसरे हों, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं हमारे पास, रिटर्न क्या करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। पिछली क्लास में हमने देखा था क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ये अपने बूलियन की बात कर रहे हैं, हाँ या ना। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो हम लगाते हैं वो भी क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि हम अभी चीज़ों को चंक्स में, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं कि हम हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर इसी को चलते हुए आगे हम सबको मिलाकर एक इंशाल्लाह बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे, और फिर जो आपका एंड गोल है डॉलर कमाना, वो फिर करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक्स है, हम आज बात करेंगे इफ एल्स के बारे में। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, क्या बात है भाई, ठीक है, लेकिन बेसिकली भी लेंगे, ठीक है। इफ एल्स नाम से क्या नजर आ रहा है, इफ का मतलब क्या होता है, अगर। इफ का मतलब क्या होता है, अगर। कि अगर सुबह बारिश हो रही है तो स्कूल जाना है, नहीं जाना। क्योंकि देखिए स्कूल वाली फिलहाल हमारे लिए बड़े, स्कूल वाले तो है यहाँ पर, या तुम्हारा मतलब है ऑफिस वाले तो उनको तो तैर के भी जाना पड़ता है। अभी हुई थी ना बारिश, ऑफिस वाले बेचारे डूब के गए होंगे स्विमिंग करके, स्कूल वाले का मतलब है। अच्छा ठीक है, तो इफ का मतलब क्या होता है, अगर। फिर आता है एल्स, अगर वरना। वरना कर लो, मगर बोल दो, ठीक है, मगर मछ नहीं बोलना, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, देखिए प्रोग्रामिंग जब आप सीख रहे हैं ना या काम भी कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये अपने ध्यान बता रहे हैं कि चीज़ों को आप रियल लाइफ से जोड़ के बताएं। क्योंकि सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, वही काम करता है, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको हम प्रोग्रामिंग के जरिए करवाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप काम कर रहे हैं ना, रियल लाइफ से आप इसको जोड़ने की जरूर कोशिश करें। अब यहाँ पर बात आती है सिंपल एग्जांपल कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। अभी मैंने बात की बारिश की और स्कूल की, कि अगर बारिश हो रही है तो मैं स्कूल जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। अगर बारिश हो रही है तो स्कूल जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। यही चीज़ अगर मुझे प्रोग्रामिंग में करवानी है, अब देखो यहाँ पर जब बात आती है तो ये बताएं, अगर बारिश होगी, ये कोई कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होती है, शर्त। क्या होती है, शर्त, ठीक है। कि अगर बारिश हुई तो कह रहे मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन इसकी एक शर्त होनी चाहिए कि बारिश नहीं होनी चाहिए। तो जो काम हमारे पास कंडीशन बेस हमें प्रोग्रामिंग में करवाना हो, वो काम हम लोग इफ एल्स के जरिए करवा सकते हैं। क्लियर है ना। अब बात आती है, हमें ये मालूम हो कि हमें एक कंडीशन काम करवाना है, वो इफ एल्स से करवाएंगे। अब बात आती है इफ एल्स को लिखने का सिंटैक्स, मतलब तरीका। क्योंकि हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका लिखने का एक तरीका होता है, उसका एक सिंटैक्स होता है। तो अब हम लोग वो देखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर, सबको नजर आ रहा है ना, किनको नजर नहीं आ रहा भाई, किसको नजर नहीं आ रहा बता दो, ठीक है। आगे
एक दूसरे के लैपटॉप चलाना काफ़ी बड़ा मुश्किल होता है। खैर, हम बात करते हैं जब हमें इफ लिखना हो तो नॉर्मल तरीका है। जब भी हम कंडीशन बेस्ड कोई काम करवाना है, इफ एल्स लिखवाना, हम सबसे लिखेंगे इफ। क्या लिखेंगे? इफ। और इससे कहते हैं कीवर्ड। क्या कहते हैं? सब बोलो, क्या है? कीवर्ड। इफ हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है, मतलब आप जैसे हमने देखा था पिछली क्लास में डेटा टाइप थे, str था, ठीक है, फ्लोट था। एक हमारे पास इफ का एक कीवर्ड है। जब भी आपने इफ एल्स लिखना होगा तो उसका तरीका ये होगा, सबसे पहले आपने लिखना है इफ। क्या लिखना है? इफ। इसके बाद आएगी आपकी कंडीशन, क्योंकि आपने बात की अगर, तो अगर के बाद आपकी कंडीशन आएगी, आया ना? ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा कंडीशन। ठीक है, इफ के बाद क्या आएगी? कंडीशन। अब हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इफ एल्स को लिखने का अलग तरीका होता है। पाइथन में तरीका है, आपने सबसे पहले लिखी इफ, एक कीवर्ड, इसके बाद स्पेस, फिर यहाँ पर आपकी कंडीशन आएगी। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जो आप पूछ चाहें। इसके बाद आपने लगाना है यहाँ पर कॉलम। क्या लगाना है? इसे डॉट डॉट होते हैं हमारे पास। यहाँ पर इंटर से पहले आता है कॉट, डबल कोट, और इससे पहले हमारे पास आता है ये कॉलम। ठीक है, एक होता है ये, ठीक है, सेमी कॉलम। आप जब इसी बटन को, इसी कीवर्ड कीपैड के की को आप शिफ्ट प्रेस करके जब प्रेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉलम। फिर हमें जाना है नेक्स्ट लाइन में। क्या जाना है? नेक्स्ट लाइन में। अच्छा, अभी जो चीज़ें दिख रहा हूँ ना, वो सिर्फ देखते जाएं किस तरीके से, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे, जब आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो यहाँ आपने स्टार्ट से नहीं लिखना। स्टार्ट से नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपने नहीं लिखना। अभी के लिए ये भी उन्होंने बताया। देखिए, सिंटैक्स की जब बात आएगी, लिखने का तरीका, तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। वो कह रहे हैं जब आपके पास कॉलन आ जाए, आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो आपने वहाँ पर स्पेस देके लिखना है। अब बेहतर तरीका ये है कि जब आप न्यू लाइन में हो, आपको स्पेस की ज़रूरत हो, तो या तो आप डबल स्पेस लिख लें इस तरीके से, या फिर आप लोग टैब को पता होता है कैप्स लॉक के ऊपर, उसको प्रेस करें। यहाँ पर आपका काम, जो आपने काम करवाना है, ठीक है, पहले आ गई कंडीशन इफ के साथ, और इसके बाद हमारे पास काम। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा स्कोप का। क्या आएगा? सब बोलो, क्या आएगा? स्कोप की इन डिटेल मैंने बस जो आपको बता रहा हूँ, स्कोप कहते हैं हुदूद को। क्या कहते हैं? अब मुझे बात बताएं, हम यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, यहाँ कुछ बाउंड्रीज हैं हमारे पास, ठीक है। मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये प्रोजेक्टर पे, इसका स्कोप क्या है, इसकी हुदूद क्या है? ये पूरी बाउंड्री। क्या इससे इसके बाहर कोई देख सकता है? या इसके जो हमारे पास गेट है, इसके बाहर कोई इसे यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है स्कोप का, कि हम चाह रहे हैं कि जो काम हम एक स्कोप में करना चाहें, ये इसकी बाउंड्री, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है, इफ एक एल्स। पहले आता है एल, इफ पे, यह इफ कंडीशन, आगे कॉलन, और यहाँ पर हमें जो काम करवाना है। अब इसी को मैं नीचे कोड लिख दूंगा, ठीक है, ये मैं इसे रिमूव करता हूँ। अब मुझे बताएं कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन की जब बात आएगी तो या तो आएगी ट्रू या फिर
फॉल्स, हाँ या ना। अभी फिलहाल के लिए मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ ट्रू। क्या लिखता हूँ? ट्रू। इसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया कॉलन और यहाँ मुझे कोई काम करवाना है। मैंने कहा प्रिंट करो स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। अब मैं चलाऊं, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? चेक करते हैं इसे। क्या हुआ? प्रिंट होकर हमारे पास आ गया कि स्कूल जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कंडीशन लगाई थी वो क्या हो गई? ट्रू हो गई। मतलब जो हमने कंडीशन लगाई थी वो सही थी। मतलब क्या होगा कि अगर वाला केस हमारा चल गया। अब अगर मैं यहां पर लगा दूं फॉल्स, क्या लगा दूं? अब मुझे बताएं कि मेरे जो अगर वाला केस है चलेगा या नहीं चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं चलेगा? कितने लोग कह रहे नहीं चलेगा? चेक कर लें। चला मेरा कोड? मैं को दोबारा चलाता हूँ। मैंने इसको प्रिंट किया, कोई चीज़ प्रिंट हुई नहीं हुई। इसको समराइज कर दोबारा देखते हैं। हमारे पास रियल लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें कंडीशन बेस्ड होती हैं कि उनकी एक शर्त रखी होती है कि अगर वो कंडीशन वो शर्त फुलफिल हुई तो भाई आपकी वो काम होगा या फिर काम नहीं होगा। अब रिश्ता बेचने से कंडीशन क्या होती है? इस्तिखारा। ठीक है, इसके बिहाइंड से बहुत सारी कंडीशन होती हैं।